बोर्स मॉडल को कंटिन्यू करते हुए ही ना ये क्वेश्चन है। अभी तो हमने पढ़ लिया बोर्स मॉडल में, एनर्जी निकालना सीखा, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, ये सब सारा सीखा है। तो जैसे क्वेश्चन है देखो, अ न्यूट्रॉन मूविंग विद स्पीड v मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन मतलब डायरेक्ट कोलिजन, विद ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट केप्ट एट रेस्ट। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये उसका सेंटर है हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम के साथ में एक हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है और न्यूट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन एटम से कोलाइड कर रहा है, ठीक है। कोलिजन जो है मतलब फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फॉर विच इन इलास्टिक कोलिजन में टेक प्लेस। मतलब मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि मतलब क्या है कि जो कोलिजन होगा हाइड्रोजन एटम और उसके बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, वो कोलिजन इन इलास्टिक होगा। कम्प्लीटली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है। मतलब कोलिजन 11th क्लास में पढ़ा था कोलिजन के बारे में। क्या देखो, इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? इट इज़ दैट कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर कंजर्व्ड। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, ये इक्वल होता है। तो लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है कोलिजन, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड हर कोलिजन में। अब सपोज ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v हमने लेट कर लिया, H एटम रेस्ट पे है, क्वेश्चन में बोला हुआ है हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, और हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में, मतलब फर्स्ट n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, n = 1, ये रेस्ट पे है। न्यूट्रॉन और H एटम में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद में न्यूट्रॉन की जो स्पीड है v1 हो गई और H एटम की v2 हो गई। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ये सिस्टम है, न्यूट्रॉन और H एटम का एक सिस्टम बन गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होगा। और हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ पे बोला है मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल, ऑलमोस्ट सेम लिया है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, बाद में लगा देंगे वैल्यू। तो m यहाँ पर हम लेट कर लिया हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन और H एटम, किसी का भी मास, मतलब H एटम का भी मास m है, न्यूट्रॉन का भी m है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ये है न्यूट्रॉन, H एटम का तो मोमेंटम है ही नहीं, न्यूट्रॉन का मास m हो गया, m × v, टोटल मोमेंटम दोनों का, H एटम और न्यूट्रॉन का मिला के m × v, कोलिजन से पहले। आफ्टर कोलिजन इसका न्यूट्रॉन का मोमेंटम हो गया mv1 और H एटम का mv2, तो mv1 + mv2 दोनों का मिला के ये हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया H एटम, तो दोनों का मिला के टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो गया mv1 + mv2। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन ये तो होना ही है, कोई भी कोलिजन हो। कोलिजन इन इलास्टिक होगा अगर इस प्रोसेस में, इस कोलिजन में न्यूट्रॉन और H एटम के बीच जो कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन में देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एक पार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में यूज़ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में लग गया। सपोज डेल्टा E एनर्जी इस काम के लिए लग गई। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में डेल्टा E अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई है बाई H एटम, तो हम बोलेंगे कि देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में कोलिजन को इन इलास्टिक माना जाएगा। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तब तो इलास्टिक माना जाएगा, या देखा जाएगा क्या है मतलब। तो यहाँ पे अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में अगर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उसका कुछ पार्ट इस काम के लिए लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में लग रहा है। तो देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? डेल्टा E amount of energy absorbed by electron to go from ground state to excited state, and this energy, this delta E energy
इज़ टेकन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से लिया गया है। तो अभी शुरू में कोलिजन से पहले सिर्फ न्यूट्रॉन के पास थी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये जो एनर्जी है, जो न्यूट्रॉन के पास जो एनर्जी थी, इसके 3 हिस्से हुए। एक तो न्यूट्रॉन के पास कुछ रह गया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1², बाकी कुछ काइनेटिक एनर्जी एच एटम को मिल गया हाफ mv2², और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो बचा कुछ एनर्जी जो है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में लग गया। मतलब एनर्जी के 3 हिस्से हो गए। मतलब कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन से पहले सिर्फ न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, एच एटम के पास भी काइनेटिक एनर्जी, और प्लस थोड़ा सा एनर्जी उस काम में लग गया, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में लग गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर ये डेल्टा ई की वैल्यू 0 होती ना, ये वाली अगर 0 होती, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में एनर्जी अगर यूज़ नहीं होता तो डेल्टा ई 0 होता। उस केस में इलास्टिक होता कोलिजन, क्योंकि तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हो जाती। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये एनर्जी। तो दिस इज़ नॉट इलास्टिक कोलिजन if the electron is going from ground state to excited state. We can say in that case the collision is not elastic. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जो पिछले पेज में लिखा था मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करना है। हमें एक्चुअली निकालना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास कितना होना चाहिए कि कोलिजन वो इलास्टिक या इनइलास्टिक जो भी, मतलब इनइलास्टिक हो जाए। ठीक है ना, इलास्टिक नहीं इनइलास्टिक होने के लिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हमने m काट दिया, इक्वेशन 1 से ये मिल गया हमें। फिर हमने स्क्वायरिंग कर दिया इसको दोनों तरफ, v² = v1² + v2 = v1 v2। इक्वेशन 3 स्क्वायरिंग। इक्वेशन 2 है, इसमें मैंने क्या किया, 1/2 से हमने चारों तरफ 1/2 हटा दिया, फिर ये यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हाफ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ ट्वाइस डेल्टा ही आ गया। फिर m से डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ डिवाइड करा। तो ये वाला इक्वेशन ऐसे हो गया। अब तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये हम सेम मान सकते हैं। तो 2v1 v2 = ट्वाइस डेल्टा ई बाई एम, ये आ गया इक्वेशन 5। ये आइडेंटिटी 10th क्लास में 9th में कहीं पढ़ा होगा, v1 - v2 का होल स्क्वायर = v1 + v2 का होल स्क्वायर - 4v1 v2। इसको एक्सपेंड करो और फिर सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। v1 + v2 होल स्क्वायर = v², यही v1 + v2 होल स्क्वायर v²। v1 v2, ये देखो v1 v2 डेल्टा ई बाई एम, 4 तो ऐसे ही बड़ा हुआ है ये। अब ये v1 - v2 का जो होल स्क्वायर है ये वाला, ये इक्वल टू ये है ना। कोई भी होल स्क्वायर जो है ना वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है। ये जो होल स्क्वायर है ये वाला, ये इक्वल टू ये, एनी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता ये कभी भी। तो ये ऐसे हो गया, इसको मैं उधर ले गया, फिर ये m इधर आ गया mv², फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हाफ mv²। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूट्रॉन के पास, ये बिफोर कोलिजन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन शुड बी ग्रेटर इक्वल ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई इज़ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें देखो, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए, 10.2। उससे ज़्यादा भी चाहिए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, लेकिन मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए ग्राउंड से एक्साइटेड तक जाने के लिए, 10.2 eV। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व करना है वो 10.2 eV है। तो यहाँ पर हम 10.2 रखेंगे, तो हाफ mv² ग्रेटर इक्वल 2 × 10.2, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 20.4 eV।
मतलब जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20.4 EV से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 20.4 EV से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन के पास 20.4 EV से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उसका कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा और कोलिजन जो है इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है अगर 20.4 EV से अगर कम हुई तो क्या होगा, फिर ये डेल्टा E की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा और कोलिजन उस केस में परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये बस ध्यान रखना है। इनइलास्टिक कोलिजन अगर करना है, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20.4 EV से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है 20.4 EV होना चाहिए, ज़्यादा या एटलीस्ट 20.4, कम 20.4 से कम नहीं हो सकता। अब ये 3 न्यूमेरिकल है, ये 3 न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर भी, ये तीनों क्वेश्चन को एक बार पढ़ो अच्छे से, इनके आंसर से नीचे जो मैंने पढ़ाया, ये जो न्यूमेरिकल, ये जो भी क्वेश्चन कराया उसी के बेस पे है। तो इन तीनों को ट्राई करके फिर क्लास में इसको हम करते हैं इन क्वेश्चंस को।